हेलो बच्चों, नमस्कार। निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमने इस चैनल पर जीएस की क्लासेस शुरू की हैं, साथ ही साथ हमारी रीजनिंग की भी क्लास चल रही है। तो जो बच्चे रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो रीजनिंग जो है चलाई जा रही है क्लास, तो आप वहाँ से जाकर रीजनिंग भी कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने जीएस की क्लासें भी चला रखी हैं और बहुत जल्दी मैथ की भी क्लास आपकी शुरू होने वाली है। तो बहुत जल्दी मैथ भी आपकी शुरू हो जाएगी इसी चैनल पर। तो हम जीएस की क्लास पर बातचीत कर रहे थे और जीएस की क्लास में आज रविवार है और रविवार की क्लास में हमने जो सब्जेक्ट इसमें रखा है वो है हमारा साइंस का। तो हम साइंस देखेंगे और साइंस में हम कौन सी देखेंगे? बायोलॉजी। ठीक है, साइंस में हमें जो देखना है वो है हमारा बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी हम पढ़ेंगे और बायोलॉजी में जो हमने टॉपिक लिया है वो आज है हमारा कोशिका विज्ञान। बायोलॉजी में जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान। ठीक है, आज हम कोशिका को इसमें शामिल करेंगे और कोशिका विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। ठीक है, साइटोलॉजी ये जो है इंग्लिश में इसको बोला जाता है साइटोलॉजी, तो याद रखिएगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं कोशिका की। तो कोशिका के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कोशिका। कोशिका, कोशिका यानी इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? सेल। क्या बोला जाता है? सेल बोला जाता है, यानी कोशिका। ठीक है, कोशिका क्या है? तो संसार में समझिए कि सबसे जो छोटी इकाई है, ठीक है, या हम शरीर की कहें, संसार में सभी जो आपके जीव हैं, इन जीवों की सबसे छोटी इकाई हमारी क्या कहलाती है? ठीक है, वो कोशिका होती हैं। तो जो भी जीव हैं, तो सभी जीव आपके कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। ठीक है, संसार के सभी जीव, आप कह सकते हैं संसार के सभी जीव, सभी जीव यानी अगर मैं छोटे से छोटे जीव अमीबा की भी बात करूं तो अमीबा से लेकर हाथी तक, हाथी तक। ठीक है, सभी जीव अमीबा से लेकर कहां तक? हाथी तक कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। किनसे मिलकर बने हैं? तो कोशिकाओं से मिलकर, कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। ठीक है, संसार के सभी जीव जो अमीबा से लेकर हाथी तक वो किनसे मिलकर बने हैं? तो कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, कोशिका देखिए क्या होती है? तो जीवधारियों की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। कोशिका क्या होती है? जीवधारियों की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। कार्यात्मक इकाई होती है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि जीवधारियों की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई किसको कहा जाता है? तो कोशिका को कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, यह आपकी अर्धपारगम्य झिल्ली से क्या होती है? बनी होती है। ठीक है, आपकी अर्धपारगम्य झिल्ली से ढकी रहती है। ये कोशिका जो है यह अर्धपारगम्य झिल्ली से ढकी रहती है तथा इसमें स्वतः जनन क्षमता, इसमें स्वतः क्या होता है? जनन की क्षमता होती है। इसमें स्वतः जनन की क्षमता होती है, जनन की क्षमता होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि जो कोशिका होती है ये किससे ढकी होती है? तो अर्धपारगम्य झिल्ली से ढकी रहती है और इसमें स्वतः जनन की क्षमता होती है।
ठीक है, किसी के सहारे की इसको जरूरत नहीं, इसमें स्वतः जो है जन्म की क्षमता होती है, याद रखिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी। तो कोशिका की जो खोज है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए, क्लास आपको पसंद है बच्चों तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ शेयर करिएगा अपने मित्रों के साथ। आइए, तो कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, तो कोशिका की जो खोज है सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने जो इसका अध्ययन है अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में प्रकाशित किया। ठीक है, रॉबर्ट हुक की पुस्तक का नाम क्या है? माइक्रोग्राफिया में क्या किया गया? कोशिका के बारे में प्रकाशित किया। किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। ये पूछा गया सवाल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके रेलवे का, तो याद रखिएगा कि कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने की। और कब की? 1665 ईस्वी में। ठीक है, और कुछ और वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया? कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया। ठीक है, तो यहां पर अगला पॉइंट है कि कोशिका सिद्धांत 1938 ईस्वी में स्लाइडेन और स्वान नामक व्यक्ति, स्लाइडेन तथा स्वान नामक वैज्ञानिकों ने दिया था। ठीक है, ये याद रखिएगा कि कोशिका सिद्धांत 1938 ईस्वी में किसने दिया था? तो स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिकों ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे और देखते हैं, इसमें जैसे क्या है, कोशिका विज्ञान की जैसे कुछ और महत्वपूर्ण खोजें हैं। तो हम जैसे बात करें केंद्रक की बात करें, ठीक है, तो केंद्रक की खोज किसने की है? तो केंद्रक की खोज की है आपकी रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक, कि 1833 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। और कब किया? 1833 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की? केंद्रक की खोज की। याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और इसी में आगे हम देखेंगे कि जीव द्रव्य सिद्धांत किसने दिया था। एक और क्वेश्चन जैसे पूछता है सब जो कोशिका विज्ञान में कि जीव द्रव्य सिद्धांत, तो जीव द्रव्य सिद्धांत किसने दिया था? ये सुल्ज महोदय ने दिया था। किसने दिया था? सुल्ज महोदय ने जीव द्रव्य सिद्धांत आपका दिया था। याद रखिएगा कि जीव द्रव्य सिद्धांत किसने दिया था? तो सुल्ज महोदय ने दिया था। ठीक है, गोल्जी बॉडी की उपकरण जो है इसको किसने खोजा था? ये भी देख लेते हैं। ठीक है, जो गोल्जी बॉडी उपकरण है, गोल्जी बॉडी उपकरण, ठीक है, गोल्जी बॉडी उपकरण, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज जॉर्ज ने की थी। क्या नाम था? जॉर्ज महोदय ने। और कब किया था? 1867 ईस्वी में। 1867 ईस्वी में जॉर्ज ने की थी। ठीक है, तो ये रहे कुछ कोशिका विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। जैसे 1833 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। जीव द्रव्य सिद्धांत किसने दिया? सुल्ज महोदय ने दिया। गोल्जी बॉडी उपकरण की खोज किसने की? तो 1867 ईस्वी में जॉर्ज ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं।
चलिए, तो नोट कर लिया होगा। तो बच्चों, ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, जीएस के साथ साथ हमारी रीजनिंग की भी क्लासेस शुरू हो गई हैं, तो आप रीजनिंग की क्लास का भी आनंद उठा सकते हैं और वहां से कंप्लीट कर सकते हैं अपने रीजनिंग के सिलेबस को। चलिए आइए आगे बात करेंगे। अब हम देखेंगे डीएनए एवं आरएनए के बीच अंतर देख लेते हैं। ठीक है, एक तरफ हमारा कौन है, डीएनए, ठीक है, एक तरफ हमारा कौन है, आरएनए। तो डीएनए और आरएनए को हम देख लेते हैं, इनके बीच जो है अंतर हमारा क्या क्या है। ठीक है, तो जैसे पहला पॉइंट है कि डीएनए में जो शर्करा होती है वो डीएक्स जो आपकी होती है डीऑक्सी राइबोज होती है। ठीक है, पहला पॉइंट है डीएनए में शर्करा, डीएनए में शर्करा डीऑक्सी राइबोज आपकी होती है। ठीक है, YRIBOSE ये आपकी होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि डीएनए में शर्करा कैसी होती है, तो डीऑक्सराइबोस आपकी होती है। आरएनए में देखेंगे तो आरएनए में जो शर्करा होती है वो क्या होती है, राइबोस होती है। ठीक है, कि आरएनए में शर्करा राइबोस होती है। ठीक है, डीएनए में शर्करा आपकी डीऑक्सीराइबोज होती है और आरएनए में शर्करा राइबोज होती है। ठीक, दूसरा पॉइंट है इसमें कि डीएनए में जो आपके बेस होते हैं, ठीक है, दूसरा डीएनए में बेस, ठीक है, डीएनए में बेस कौन कौन से होते हैं आपके, तो एडेनिन, ग्वानिन, ग्वानिन, और आपका क्या होता है, तो इसमें होता है थायमिन और साइटोसिन, थायमिन और साइटोसिन, होते हैं, होते हैं। ठीक है, आरएनए में क्या होता है, सिर्फ थाइमीन की जगह यूरेसिल नामक बेस आ जाता है। ठीक है, यहां पर याद रखिएगा कि आरएनए में थाइमीन की जगह यूरेसिल बेस आ जाता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है, बेस आ जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, डीएनए में जो बेस होते हैं वो आपके कौन कौन से होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। आरएनए में क्या होता है कि बस थाइमिन की जगह क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है, बाकी सब कुछ एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन ये सेम होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा पॉइंट। चलिए अगले की बारी, अगला पॉइंट देखते हैं। तो डीएनए केंद्रक में पाया जाता है, डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि जो डीएनए है वो आपका कहां पाया जाएगा, तो वो आपका पाया जाएगा केंद्रक में पाया जाएगा। आरएनए मुख्य रूप से साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ठीक है, आरएनए मुख्य रूप से साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। याद रखिएगा कि डीएनए कहां पाया जाएगा, केंद्रक में पाया जाएगा,
और आरएनए मुख्य रूप से साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। अगला पॉइंट है, ये सभी जीवों का आनुवांशिक पदार्थ होता है। जो डीएनए है आपका, ठीक है, डीएनए सभी जीवों का आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, डीएनए सभी जीवों का आनुवांशिक पदार्थ होता है, यह पाया जाता है। ठीक है, परेशान मत होइए, पदार्थ होता है। ठीक, याद रखिएगा। और आरएनए क्या होता है? यह कुछ वायरस का आनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक है, आरएनए क्या होता है? आरएनए कुछ वायरस का आनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि जो डीएनए होता है ये सभी जीवों का आनुवांशिक पदार्थ होता है, लेकिन जो आरएनए है ये कुछ वायरस का आनुवांशिक पदार्थ होता है। तो ये रहा हमारा डीएनए और आरएनए में अंतर रहा, इसको नोट कर लीजिएगा और बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलिए, नोट कर लिया होगा आपने। तो बच्चों देखिए, पढ़ते चलिएगा और पढ़ाई के दौरान देखिए कुछ आप जो है थोड़ा सा ईमानदारी बरतिएगा, क्योंकि पढ़ाई के दौरान अगर आप ईमानदारी नहीं बरतेंगे, रेगुलर आप क्लासें नहीं लेंगे, रेगुलर आप पढ़ाई नहीं करेंगे, तो फिर जो कुछ चीजें हैं वो अच्छे से ठीक होंगी नहीं। अगर आपका कोई ध्येय है, आपने कोई गोल बना के रखा है, तो नियमित ये याद रखिए कि जब तक आप नियमित काम नहीं करेंगे, कोई भी काम करिए, पढ़ाई करिए, कुछ भी करिए, तो आपको सफलता जो ना मिलने के चांस है ना, कि जैसे सफल कुछ लोगों को देखिए जो सफल नहीं होते, बहुत ज्यादा असफल लोगों की संख्या है, पर उन बहुत ज्यादा असफल लोगों में एक चीज कॉमन है कि उन्होंने क्या किया कि कुछ ने तैयारी तो शुरू की, उस काम को करने की कोशिश की, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल तक काम किया। फिर 1 साल के बाद उनके मन में भटकाव होने लगा और वहीं पर उन्होंने क्या किया, चीजों को छोड़ दिया, आगे फिर बढ़ने की कोशिश नहीं की। 1 बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए, फिर उन्होंने आगे करने की कोशिश नहीं की। पर याद रखिएगा बच्चों, आप सभी लोग याद रखिएगा कि अगर आपको कोई चीज चाहिए तो याद रखिए कि अगर आप 1 बार गिरते हैं, 10 बार गिरते हैं, 50 बार गिरते हैं, 100 बार गिरते हैं, फिर भी अगर आप में उठने की क्षमता है, तो याद रखिए कि दुनिया में फिर आपको कोई नहीं हरा सकता और एक दिन आप जरूर सफल होंगे, क्योंकि आप निरंतर गिर के क्या कर रहे हैं, उठ रहे हैं, बार बार खड़े होने की क्षमता आप में है। तो ये थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा। दूसरा, जीवन में अनुशासन बना के रखिएगा कि नियमित पढ़ाई करनी है, किसी और चीज में अपने मन का भटकाव नहीं करना है, इधर उधर की बातों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सीधा हमें देखिए, लक्ष्य बनाना सबके लिए आसान होता है, लक्ष्य सभी लोग बनाते हैं, आप बनाते हैं, पूरी दुनिया में जितने लोग होते हैं लगभग सभी लक्ष्य बनाते हैं, पर लक्ष्य बनाने से सिर्फ लक्ष्य नहीं मिलता, जो सपना आपने देखा है उस सपने को डायरेक्शन देना भी जरूरी है। सिर्फ सपना देखना काम नहीं कि आपने सपना देखा हमें यूपीएसआई बनना है, हमें यूपी पुलिस बनना है, हमें एसएससी निकालना है, हमें आरआरबी निकालना है, हमें ये परीक्षा निकालनी है, सब सपने देखते हैं, पर उन सपनों को डायरेक्शन देना भी जरूरी है। जब तक आप अपने सपनों को डायरेक्शन नहीं देंगे, फिर वो सपना आपका किसी काम का नहीं। तो सपने को डायरेक्शन दीजिएगा, और डायरेक्शन का मतलब है कि जैसे कोई आपका सपना है तो बस अब हमें यही चाहिए, एकदम एकटक फोकस होना चाहिए कि जो हमने सपना देखा है, जो हमारा गोल है, हमें बस वही चाहिए। इसके अलावा हमें दुनिया में किसी से कोई लेना देना नहीं है सिवाय अपने सपने के। सपनों के लिए जिए, आगे बढ़िए। ठीक है, पहले आप अपने पर ध्यान दीजिए, अपनी कमियों पर काम करिए, अपना सपना पूरा करिए, इसके बाद आप परिवार देखिएगा, फिर समाज देखिएगा, रिश्तेदार, फिर दुनियादारी आप जो है देखिएगा, लेकिन पहले अपने तरफ ध्यान दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और कोशिका के बारे में कुछ और चीजें पढ़ते हैं। तो जैसे सबसे पहले है कि अब अगला पॉइंट है इसमें कि कोशिका कितने प्रकार की होती हैं। तो कोशिका हमारी कितने प्रकार की होती हैं? तो कोशिका 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की कोशिका होती हैं? तो कोशिका 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है,
दो प्रकार की होती हैं। और कौन कौन सी होती हैं दो प्रकार की? तो पहली है आपकी प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, ठीक है, ये पहली कोशिका है। दूसरी यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ठीक है। तो कोशिकाएं कितनी प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। पहली है आपकी प्रोकैरियोटिक और दूसरी है यूकैरियोटिक, ठीक है। हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में कि इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या क्या होता है। तो जो पहली हमारी कोशिका है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो मैंने आपको अभी बताया कि कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें है कि इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। इन कोशिकाओं में, इन कोशिकाओं में हिस्टोन, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, ठीक है। पहला पॉइंट है इसके बारे में कि इन कोशिकाओं में जो हिस्टोन प्रोटीन है वो आपकी नहीं पाई जाती है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, जिसके कारण क्रोमैटिन नहीं बन पाता है, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन ना होने के कारण क्या होता है? जिसके कारण जिसके कारण क्रोमैटिन, क्रोमैटिन नहीं बन पाता है, ठीक है। क्रोमैटिन नहीं बन पाता है। याद रखिएगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है कि हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है, जिसके कारण क्रोमैटिन नहीं बन पाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, दूसरा पॉइंट है इसमें कि केवल डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है। दूसरा पॉइंट है इसमें कि केवल डीएनए का सूत्र ही, डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में, गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है, गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है, ठीक है। केवल डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है, ये याद रखिएगा। अन्य कोई आवरण इसे घेरे नहीं रहता है, ठीक है। अन्य कोई आवरण, कोई आवरण इसे घेरे नहीं रहता है, इसे घेरे नहीं रहता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि इसी में क्या होता है, केंद्रक नाम की कोई विकसित कोशिका नहीं होती है। इसमें केंद्रक, केंद्रक नाम की कोई कोशिका, कोई कोशिका या कोशिकांग नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि प्रोकैरियोटिक में आपका केंद्रक नामक कोशिकांग नहीं पाया जाता है, ठीक है। और ये हमें मिलती कहाँ है? तो ये ऐसी कोशिकाएं हमको मिलेंगी जीवाणुओं एवं नील हरित शैवालों में, ठीक है। यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका जो हमें मिलेंगी, ये हमें कहाँ मिलेंगी? तो ये मिलेंगी जीवाणुओं, जीवाणुओं तथा नीली हरित शैवाल, नीली हरित शैवाल में ये कोशिकाएं मिलती हैं, ये कोशिकाएं मिलती हैं, ठीक है। याद रखिएगा ये पॉइंट कि जीवाणुओं तथा नीली हरित शैवाल में ये कोशिकाएं मिलती हैं। चलिए, तो ये रहा हमारा प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लें
यूकैरियोटिक कोशिका की, तो नोट कर लीजिएगा। और शॉर्ट रूप में हम जो है यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में हमने जाना कि इनमें हिस्टोन नामक प्रोटीन नहीं बन पाया जाता है, जिसके कारण क्रोमैटिन नहीं बन पाता है। और इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखिएगा कि इसमें केंद्रक नामक कोशिका जो है कोशिकांग नहीं पाया जाता है। आगे देख लेते हैं यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में कि यूकैरियोटिक कोशिका आपकी क्या होती है। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा कि इसमें केंद्रक पाया जाता है जो दोहरी झिल्ली के आवरण से घिरा होता है। तो यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है जो दोहरी झिल्ली आवरण से घिरा होता है। ठीक है, घिरा होता है। दो पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा जो मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले कोशिका कितने प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं पाया जाता है और यूकैरियोटिक में केंद्रक पाया जाता है जो दोहरी झिल्ली के आवरण से क्या होता है, घिरा होता है। ये याद रखिएगा। ठीक है, और यहां पर देखिए हिस्टोन नामक प्रोटीन जो है पाई जाती है। ठीक है, यहां हिस्टोन नामक प्रोटीन मिलती है। ठीक है, यहाँ हिस्टोन नामक प्रोटीन क्या होती है, मिलती है। इसी कारण से यहाँ पर देखिए क्या होता है कि क्रोमैटिन तथा केंद्रिका होते हैं। इसी कारण यहाँ पर क्या होते हैं, क्रोमैटिन तथा केंद्रिका होती है। इतने कुछ खास पॉइंट याद रखिएगा कोशिका के बारे में। ठीक है, तो आज हमने थोड़ी बहुत कोशिका के बारे में चर्चा की है। ठीक है, अभी हम जो है और इस पे कोशिका पर और बातचीत करेंगे, जैसे कोशिका के प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में कुछ अंतर पर भी हम चर्चा करेंगे। फिर और हम बातचीत करेंगे कोशिका के जो कुछ गुण हैं उन पर भी हम बातचीत करेंगे। ठीक है, इनके मुख्य भाग क्या हैं, कोशिका के कुछ और की पॉइंटों पर चर्चा करेंगे, वो हम अगली क्लास में करेंगे। तो आज हमने कुछ आपके साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान पर हमने चर्चा की। कोशिका के बारे में देखा कि कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने की, तो सारी डिटेल हमने देखी। फिर हमने देखा कि कोशिका कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में देखिए केंद्रक नहीं पाया जाता है, यूकैरियोटिक में केंद्रक पाया जाता है। तो कुछ की पॉइंटों पर हमने चर्चा की, तो याद रखिएगा, रिवीजन करते हुए चलिएगा, पढ़ते हुए चलिएगा। अगली क्लास में हम यहाँ से आगे बातचीत करेंगे। तो कल हम मंडे है और मंडे को फिर हमारी वही जीएस की क्लास वापस आ जाती है, पॉलिटी की, तो भारतीय राज्य व्यवस्था हम मंडे को देखेंगे कल की क्लास में। तो मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।